योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग बच्चों में सोचना एवं सीखना यानी थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। गाइस उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ठीक है, एक बच्चा है इरफान जो कि अपने खिलौनों को क्या करता है, तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने उस खिलौने के पुर्जों को देखना है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं गाइस? ऑप्शन नंबर 1, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 4, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो क्या कर सकते हैं गाइस आप? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी वो बच्चे का स्वभाव आपको क्या प्रतीत हो रहा है? वो एक जिज्ञासु स्वभाव का है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, जिससे आगे चलकर वो अपना भविष्य भी तय कर पाए। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना मतलब लर्निंग के बारे में बात हो रही है गाइस, अधिगम के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सही है गाइस। ऑप्शन नंबर 2, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। ये सही है गाइस, क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर 3, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन नंबर 2, पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसे दोबारा से दोहराना, ये एक इफेक्टिव मेथड है। ऑप्शन नंबर 3, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ हो सके या होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो क्या लगता है गाइज आपको? जो पहले बच्चा सीख चुका है उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की महत्वपूर्ण मदद करना महत्वपूर्ण है, क्यों? क्या लगता है? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो गाइस आप बिल्कुल सही हैं। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। या फिर ऑप्शन नंबर 4, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो क्या लगता है गाइज आपको? जब कोई पूर्व का जो अधिगम है वो नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है गाइज, ऑप्शन नंबर 3 ये एक सकारात्मक स्थानांतरण है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। तो व्यवहार, जो भी व्यवहार बालक ने जो भी सीखा है उसका करना, जो मतलब जब वो काम कर रहा है, डूइंग पक्ष जो उसका पार्ट है वो किस में आता है? तो क्या लगता है आपको गाइस? ऑप्शन नंबर 1, सीखने के गतिक क्षेत्र में, काइनेटिक की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। या फिर सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो हो ही नहीं सकता गाइस।
सीखने के संज्ञानात्मक, तो करने का संज्ञानात्मक यानी जानने से क्या मतलब रिलेशन तो है, ठीक है, पर ये पक्ष नहीं हो सकता गाइज, यानी ठीक है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में व्यवहार का करना पक्ष सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं, तब वे जल्दी डैश करते हैं। क्या करते हैं गाइस? ऑप्शन नंबर 1 कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण, ऑप्शन नंबर 2 केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित कॉमा प्रत्यास्मरण, ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय कॉमा स्मरण, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। तो क्या लगता है गाइज आपको कौन सा ऑप्शन के साथ अगर आप जाएंगे तो सही होगा? तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प की अगर हम बात करें, तो अगर मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूं, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो कक्षा कक्ष में उपयोगी होती हैं, तभी वे जल्दी विस्मरण करते हैं। ठीक है गाइज, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक ऑप्शन नंबर 1 उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए, ऑप्शन नंबर 2 उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 वे सीखने के लिए तैयार ना हो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप में ना पढ़ाया जाए। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। तो गाइस आप कथनों में से कौन से कथन से सहमत हैं, आप वो बताइएगा। ठीक है, बच्चा अनुत्तीर्ण हो रहा है क्योंकि सरकार जो है विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिक संसाधन प्राप्त नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है आपको? या फिर ऑप्शन नंबर 2 एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर की कमी के कारण है। तो आर्थिक स्तर की कमी का बच्चे की सफलता असफलता से लेना देना हो सकता है, पर इतना लेना देना नहीं हो सकता कि बच्चा पूर्ण रूप से असफल हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उससे अपने माता पिता से अर्जित किया है। नहीं गाइस, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्यक्ष रूप से आप उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यानी ऑप्शन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है। तो क्या लगता है गाइस आप कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? क्या क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 यानी एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है गाइस, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ठीक है गाइस, तो आपको अपनी सहमति जाहिर करनी है। तो कौन से कथन के साथ आप सहमत हैं? ऑप्शन नंबर 1 अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। क्या ये पॉसिबल है गाइस? बाह्य रूप से ही वो संभव हो। ऑप्शन नंबर 2 अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। संभव है गाइस। ऑप्शन नंबर 3 अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। तो गाइस ये आपको सही लगता है? या फिर ऑप्शन नंबर 4 अधिगम केवल तभी होता है जब यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो किसके साथ सहमत है गाइस आप? अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ सहमत है गाइस तो आप बिल्कुल सही हैं। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है, यानी जब कोई बच्चा बिहेव कर रहा है तभी पता चलेगा ना कि उसने कुछ सीखा हुआ है जो उसके व्यवहार में आ रहा है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि बच्चों में कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो गलत बात है ना गाइस। ऑप्शन नंबर 3, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो क्या लगता है गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो नो डाउट आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। इसी के साथ गाइस हम भी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे गाइस? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर याद करवाना, रट्टाफिकेशन। गलत ऑप्शन है गाइस। ऑप्शन नंबर 2, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर, दंड देना भी गलत बात है गाइस। मतलब गलत बात का मतलब यह है कि दंड देना ठीक है पर हर बार नहीं। ऑप्शन नंबर 3, तथ्यात्मक जानकारी देकर। या फिर ऑप्शन नंबर 4, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। तो क्या लगता है गाइस आपको, अगर आपकी कक्षा में बच्चे अपनी अवधारणाओं को बदलने में, जो बच्चों की अवधारणाएं हैं उनको आप कैसे बदल सकते हैं? तो जी गाइस, अगर आपने बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। तो गाइस उनकी हमें अवधारणाओं को बदलना है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि वो कह क्या रहा है। हमें पॉजिटिव आंसर ही देना है, जो कि पॉजिटिव आंसर ये बिल्कुल सही है कि अवधारणाओं को, बच्चों की जो भी अवधारणा है उनकी अभिव्यक्ति का उनका स्वतंत्र अधिकार देकर। पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें उनकी अवधारणाओं को बदलना है। तो ऑब्वियस सी बात है, बदलने के लिए तो हमें उन्हें तथ्यात्मक जानकारी देनी होगी। तथ्यात्मक जानकारी जब उन्हें दी जाएगी तभी तो वो अपनी अवधारणाओं का विश्लेषण कर पाएंगे, संश्लेषण कर पाएंगे और तभी एक नए अवधारणा का विकास कर पाएंगे, सृजन कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, अनुबंधन। ऑप्शन नंबर 2, रट कर याद करना। ये तो कतई गलत है गाइस। ऑप्शन नंबर 3, अनुकरण। या फिर ऑप्शन नंबर 4, अर्थ निर्माण। तो गाइस अगर आपने ऑप्शन देखते ही टिक मार दिया तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण। सीखने के लिए एक प्रमुख है अनुकरण। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो गाइस ये इतने सारे कथन दिए हैं, तो इनमें से हमें सही कथन को छांटने हैं जो कि विद्यार्थियों की असफलता के बारे में हैं। ऑप्शन नंबर ए, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है गाइस, किसी भी विशेष जाति और समुदाय को आप डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक का कार्य सिखाना होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा कौन सी जाति का है, कौन से समुदाय का है। उसका काम है शिक्षा को प्रदान करना, शिक्षण के कार्य को सफलतापूर्व पूर्ण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। गाइस ये कारण बिल्कुल हो सकता है, अगर बच्चा सीख रहा है और जब अगर आप उसे फीडबैक के तौर पे कोई प्राइज़ नहीं देंगे, अगर कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा भी है, अगर वो सीख रहा है, माना वो क्लास में फर्स्ट आया है, आपने उसे एक अच्छा सा पुरस्कार दे दिया, उसके मनोबल में बढ़ोतरी हुई। जैसे जैसे बच्चे का मनोबल बढ़ता जाएगा वो और बेहतर करता जाएगा। अगर उसे उचित रूप से फीडबैक नहीं दिया जाएगा, उसे प्राइज़ नहीं दिया जाएगा, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो बच्चे का मनोबल क्या होता है, घटता है धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा सफल होने के बजाय असफल होने लगता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी ऑप्शन बी हमारे लिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हम देखते हैं, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। अब गाइस बात हो रही है कि शिक्षण उस तरीके से नहीं हो रहा है जो उनके लिए सार्थक है, तो एक नॉर्मल सी बात है गाइस, अगर शिक्षण जो उनके तरीके से नहीं हो पा रहा तो इस चीज़ पे तो ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है ना। बहुत सारे विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सबके लिए शिक्षण सही तरीके से नहीं हुआ, तो कुछ पास भी हुए हैं कुछ फेल हुए हैं, तो ये चीज़
इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। शिक्षक बेहतर ही शिक्षा देगा, ये चीज़ तो श्योर है, ठीक है। अपनी तरफ से हर संभव प्रयास वो करेगा। तो ये कारण हो सकता है, पर अगर सब फेल हुए हैं तब, कुछ विद्यार्थी फेल हुए हैं तब हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखता। ये बिल्कुल सही बात है। अगर व्यवस्था ढंग की नहीं होगी तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी सफल नहीं हो पाएंगे। उनकी अभिरुचियां अगर पूरी नहीं हो पाएगी तो कैसे बच्चा काम करेगा। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है, माना उसे फुटबॉल बहुत पसंद है और विद्यालय या घर उसको परिवेश फुटबॉल ही नहीं दे रहा है, और अगर फुटबॉल दे रहा है तो उसे ग्राउंड नहीं दे पा रहा है, तो बच्चा सीखेगा कहाँ से। उसकी अभिरुचियों का तो आप ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं। यानी बी और डी हमारे हिसाब से सही हैं, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर बी और डी कहीं दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 पे दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, ठीक है। आजकल चल रहा है कि बच्चा अगर गलत धारणाएं लेके चल रहा है तो उसे वैकल्प के तौर पे रख दिया जाए कि भैया ये ऑप्शनल है। इसे कहा जा सकता है, तो क्या कहा जा सकता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। सही है गाइस ये। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। क्या ये सही है गाइस? ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनको अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो क्या लगता है गाइस, इस वैकल्पिक धारणा को क्या कहा जा सकता है? तो जी हाँ गाइस, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। तो जब बच्चा सीखेगा ही नहीं तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, उसकी धारणाएं गलत की गलत ही रह जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? गाइस क्वेश्चन समझ में आया? एक पैराग्राफ था जिसे दो अलग अलग बच्चों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद दोनों ने उसका अपने अपने हिसाब से अलग अलग मतलब निकाला। तो उसके लिए क्या सत्य हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। तो गाइस ऐसा पॉसिबल है क्योंकि शिक्षक ने नहीं समझाया। अरे शिक्षक ने नहीं समझाया तो फिर तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि उन दोनों बच्चों ने पढ़ा है और उसको अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा के बताया है, यानी उन्होंने कुछ तो समझा है। ऑप्शन नंबर 2, संभव नहीं है क्योंकि और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है गाइस कि ऐसा पॉसिबल ही ना हो, विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है गाइस? अधिगम जब बच्चा करता है, कोई चीज़ सीखता है, तो वो अपने दिमाग से एक्टिव रखता है, माइंड को एक्टिव रखता है, उसे चीज़ें नई नई सीखता है, कुछ ना कुछ चीज़ों को देखता है और उनका अपने दिमाग से अर्थ लगाता है। तो ये तो गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्या बोलते हो गाइस? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। हर किसी का गाइस सोचने का तरीका अलग होता है। कोई भी किसी भी बात को किस तरीके से ले रहा है ये उस पर निर्भर करता है, उसके विचारों पर निर्भर करता है, ठीक है गाइस। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रंस। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 व्याख्यान, ऑप्शन नंबर 2 निर्देश, ऑप्शन नंबर 3 पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 4 संवाद। तो गाइज सीधी सी बात है कि बच्चों को सीखने के लिए अगर सक्षम बनाना है तो व्याख्यान यानी एक्सप्लेन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा सीखेगा, पर वो सक्षम नहीं बनेगा इस चीज़ का। उसका अपना मनोबल बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 अगर निर्देश की मैं बात करूँ, आप उसे डायरेक्शन दे रहे हैं तो इससे क्या बच्चा सक्षम बनेगा? या फिर ऑप्शन नंबर 4 संवाद, आप बातचीत उससे कर रहे हो।
तो उसका मनोबल कैसे बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस कि जैसे ही उसने कोई भी अच्छा कार्य किया उसे पुरस्कार मिलना चाहिए उस अच्छे कार्य हेतु। तो जब आप उसे फीडबैक देंगे, उसकी तारीफ करेंगे या फिर उसको कुछ गिफ्ट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और वो सीखने के लिए और सक्षम बनता चला जाएगा। यानी पुरस्कार इज द राइट आंसर। पुरस्कार देना चाहिए गाइस, पर हर समय नहीं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार कब देना है, क्या देना है, ये भी पूर्व निर्धारित होना चाहिए। सोचना एक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 निम्न प्रकार की मानसिक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2 उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया। ऑप्शन नंबर 3 निम्न एवं उच्च दोनों प्रकार की मानसिक क्रिया। या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लगता है गाइज आपको। तो जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि सोचना क्या है तो एक उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। ऑप्शन नंबर 1 निश्चित क्रम। ऑप्शन नंबर 2 अनिश्चित क्रम। ऑप्शन नंबर 3 निश्चित तथा अनिश्चित दोनों। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या लगता है गाइज आपको। अगर आप निश्चित क्रम के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का एक निश्चित क्रम होता है, एक फिक्स पैटर्न के साथ वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर 2 किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 प्रौढ़ अवस्था में। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो क्या लगता है गाइज आपको, कब बच्चा सोचेगा। अमूर्त मतलब जो चीज़ें उसके सामने नहीं है फिर भी वो उन चीज़ों के बारे में सोच पा रहा है। तो जाहिर सी बात है गाइज, ऑप्शन नंबर 2 किशोर अवस्था में सोचना प्रारंभ कर देता है गाइस। जहाँ पे शुरुआत की बात आ रही है तो किशोर अवस्था में ही बच्चा सोचने लगता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी गाइस। अगर कोई बच्चा है अपने चारों ओर के जो परिवेश है उसको उसे देखकर सीख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्षीकरण ब्रैकेट में देख कर के आधार पर। ऑप्शन नंबर 2 कल्पना के आधार पर। ऑप्शन नंबर 3 तर्क के आधार पर। ऑप्शन नंबर 4 अनुकरण के आधार पर। तो क्या लगता है गाइस आपको। तो जाहिर सी बात है चारों तरफ जब देख रहा है बच्चा तो सीधी सी बात है, देखने का मतलब है प्रत्यक्ष वो चीजें उसके सामने है, तो सीधी सी बात है ना गाइस, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। इसमें दिमाग ही क्यों लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है। प्रकाश एक बालक है जिसका नाम है, ठीक है, और वो कक्षा 2 में पढ़ता है। वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। अच्छा, जो उसकी थॉट प्रोसेस है, वो जो उसका इंटरेस्ट है और जो एक्साइटमेंट लेवल है उसका, उसके बेस पे उसे बढ़ाता चला जा रहा है। वह सोच की किस प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है। क्या लगता है गाइस आपको। ऑप्शन नंबर 1 रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 तर्क की प्रक्रिया। या फिर ऑप्शन नंबर 4 कोई प्रक्रिया नहीं। तो गाइस जाहिर सी बात है ऑप्शन क्वेश्चन में ये आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। ऑब्वियस सी बात है गाइस, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष चीजें सामने है तो बच्चा कैसे नहीं सोचेगा। ऑप्शन नंबर 2 कल्पना की प्रक्रिया। कल्पना तो बच्चा ख्याली बुलाओ में तो हाथी उड़ा दे। ऑप्शन नंबर 3 तर्क की प्रक्रिया। बातचीत तर्क तो वो कुछ भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 समावेशन की प्रक्रिया। तो ये सोचने की प्रक्रिया का तो अंग है ही नहीं ना गाइस, समावेशन कर देना सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अनुकरण का अर्थ होता है किसी की नकल करना, स्वयं की मौलिकता। ऑप्शन नंबर 3 मौलिकता एवं नकल दोनों का मिला जुला रूप। या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे आप गाइस। अनुकरण का मतलब है गाइस ऑब्वियस सी बात कॉपी करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, किसी की नकल करना। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह किसका मत है। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी मनोवैज्ञानिक की बात आएगी, स्टेटमेंट्स की बात आएगी, उन्हें एक बार में ही ढंग से आपको याद करना है, क्योंकि ये सीधे सीधे स्टेटमेंट है जो आपको 1 या 2 नंबर आपके कंफर्म कर देते हैं।
तो क्या लगता है गाइज आपका किसका स्टेटमेंट है ये? ऑप्शन नंबर 1 प्याजे का, ऑप्शन नंबर 2 क्रो एंड क्रो का, या फिर ऑप्शन नंबर 3 स्किनर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पावलाव। तो किसके साथ जाएंगे आप? बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये किसका मत है? जी हाँ, अगर आप क्रो एंड क्रो की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 बच्चे के उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, ऑप्शन नंबर 3 बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 व्यवस्था फेल हुई है। तो जब बच्चा फेल होता है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 1 अगर मैं बच्चे को ही पढ़ाई के लिए घोषित ना कर दूं कि ये घोषित योग्य नहीं है तो फिर तो गलत बात है, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को मैं देखूं उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, यानी रट्टाफिकेशन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 की मैं बात करूं कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, अगर बच्चा प्राइवेट ट्यूशन में जा रहा है तो विद्यालय में टीचर क्या कर रहा है, यानी ये भी गलत। तो सीधी सी बात है, व्यवस्था फेल हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीखना एक प्रक्रिया है जो, ऑप्शन नंबर 1 जीवन पर्यंत चलती रहती है, ऑप्शन नंबर 2 एक सीमा के बाद रुक जाती है, ऑप्शन नंबर 3 एक निश्चित आयु तक चलती रहती है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लगता है गाइज आपको? सीधी सी बात है ना गाइज, लर्निंग लाइफ टाइम चलती है, आप जीवन भर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखते ही रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, जीवन पर्यंत चलती रहेगी। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 सीखना किसी की मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है, ऑप्शन नंबर 4 सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। तो क्या लगता है गाइज आपको, कौन से ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। एक तो वो बच्चा व्यक्तिगत स्तर पर सीखेगा और दूसरों से भी वो सीखेगा अगर वो अनुकरण कर रहा है तो। ठीक है गाइस, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो थांडाई के किस नियम का अनुपालन करता है? बार बार दोहराना, रिपीट कर रहा है गाइज, वो अभ्यास करता चला जा रहा है उस कार्य का। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 तत्परता, ऑप्शन नंबर 2 अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 3 प्रभाव का नियम, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, मैंने बता दिया ना गाइज, ऑप्शन क्वेश्चन बहुत बताते टाइम ही मैंने आपको बता दिया कि दोहराने का मतलब क्या है, यानी प्रैक्टिस करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, अभ्यास का नियम। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है गाइस? फिर मनोवैज्ञानिक आ गया। ऑप्शन नंबर 1 थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्ड, ऑप्शन नंबर 3 C.L. हल, ऑप्शन नंबर 4 वाइगॉत्स्की। तो सीखने के आधार की आवश्यकता की पूर्ति की एक प्रक्रिया है। तो क्या लगता है गाइस आपको, किसने बोला होगा ये? ऑप्शन नंबर 3 C.L. हल अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं गाइस। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, इस कथन का संबंध किससे है? सीखने की जब बात हो रही है गाइस तो उसका क्या अर्थ है? किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना। ठीक है, तो ये कथन किसका है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 2 वॉशबर्न, या फिर ऑप्शन नंबर 3 मॉस्लो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हर्ट्जबर्ग। तो अगर आप वॉशबर्न के साथ जा रहे हैं यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ, तो आप बिल्कुल सही है गाइस। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय महादेव।